जयपुर को जब राजस्थान की राजधानी चुना गया तो उसके पीछे कई सारी ऐतिहासिक पहल हुई थी। कुछ बताएंगे आप उस बारे में? सीमेंट या इस तरीके का मटेरियल होता है और एक एम सैंड होती है। दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों में से इफेक्टिव कौन सा है? पृथ्वी भी हमारी एक चुंबकीय गोला है, यानी चुंबकत्व है इसमें। पृथ्वी में चुंबकत्व कैसे उत्पन्न हुआ? May I come in, sir? यस प्लीज। Thank you. नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू सर। तो दीपक जी, आपने आईआईटी से किया है ग्रेजुएशन? जी सर। तो और 2016 में आपने किया? जी सर। तो 2016 से अभी तक क्या कर रहे थे? सर मैंने 2016 में ग्रेजुएशन के बाद लगभग 1 साल नौकरी की CSRL नाम के एक NGO में। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। 2022 तक मैंने UPSC सिविल सर्विसेज के 4 मेंस दिए। इसी दौरान मैंने RS का इंटरव्यू भी दिया 2021 वाले का। उसके पश्चात मैंने सिर्फ RS 2023 वाले की तैयारी की और अभी आपके सामने इंटरव्यू के लिए प्रस्तुत हूँ। बीच में मैंने वापस जॉब किया है कुछ दिन, फाइनेंशियली खुद को सपोर्ट करने के लिए। तो आपने जब ग्रेजुएशन किया तो उस वक्त एम्बिशंस आपके रहे होंगे, तुरंत फिर आपने NGO को ज्वाइन किया इमीडिएटली? सर जब मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो जब मैं गांव में रहता था तो सिविल सर्विसेज को लेके एक अलग क्रेज़ था, जैसा हर बच्चे के पास में होता है। फिर जैसे ही मैं IIT गया तो मेरा माइंडसेट इस तरह का चेंज हो गया कि कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन उसी दौरान हमारे कॉलेज में सिविल सर्विसेज नाम की एक सोसाइटी खुली, क्लब खुला, जहाँ पे जो IIT कानपुर के एलम्स थे और जो सिविल सर्विसेज में वो आते थे, साथ ही वहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाती थी, कोचिंग भी हमें करवाई जाती थी इंस्टीट्यूट की तरफ से। बच्चों का ही एक वो ऑर्गेनाइजेशन था। वहाँ पे जाके मेरा माइंडसेट चेंज हुआ और कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो एप्टीट्यूड था और जिस तरह से मैं चीज़ों को देखता था वो वहाँ से जागृत हुआ। साथ ही हमारे एक प्रोफेसर सर थे, वो हमें ये कहते थे कि इफ़ यू हैव एक्सीलेंस एंड ब्रिलियंस देन डोंट चूज फॉर अ जॉब, डू सर्विस टू द सोसाइटी एंड ऐड वैल्यू टू द नेशन, जो कि आप कॉर्पोरेट से बाहर जाके ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं अगर आप सिविल सर्विसेज में जाएँ तो। ऐसा मुझे लगा। इसके बाद मैंने जो जॉब किया CSRL जो एक NGO था, वो भी मैंने इसी फील्ड को ध्यान में रखते हुए किया। लगभग साल भर मैंने वहाँ पे काम करने के बाद वो जॉब छोड़ दी, क्योंकि मुझे वहाँ से वापस लगा कि सिविल सर्विसेज में जाके मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से समाज में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ओके। जयपुर को जब राजस्थान की राजधानी चुना गया तो उसके पीछे कई सारी ऐतिहासिक पहल हुई थी। कुछ बताएंगे आप उस बारे में? सर एज ऑफ नाउ तो मैं यही रिकॉल कर पा रहा हूँ कि उस टाइम जब एकीकरण राजस्थान का हो रहा था तो ये 4 बड़ी रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, एक मेवाड़ थी और एक जैसलमेर थी। तो जब इनमें आपस में ये चल रहा था कि राजधानी कहाँ रखी जाए, एक अजमेर भी एक कंटेंडर था कि अजमेर में राजधानी रखी जानी चाहिए। चीफ कमिश्नर का प्रोविंस रहा था पहले। फिर एक समिति बनाई गई थी, P सत्यनारायण राव समिति। उस समिति के रिकमेंडेशंस के आधार पे जयपुर को राजधानी बनाया गया। इससे ज़्यादा सर मुझे इसके बारे में जानकारी। जयपुर में जो आबादी है वो अभी राजस्थान के अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत तेजी से बढ़ रही है। राजस्थान के अन्य जिलों की अपेक्षा? अन्य जिलों की अपेक्षा। इसकी क्या वजह है? सर जयपुर अगर देखा जाए तो रीजनल लेवल पे या लोकल लेवल पे प्राइमेट सिटी कहा जा सकता है। अगर राजस्थान को देखें और इसके आसपास के और राज्यों को देखें तो रीजनल प्राइमेसी जयपुर के अंदर हो रही है, जिस वजह से सब लोग यहाँ पे प्लान करके आ रहे हैं। इसकी यही एक वजह है कि जयपुर जो है अभी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और मेन कारण इसके पीछे सर प्लान ही है। अभी जैसे मैं पर्सनली भी अगर बच्चों से मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, दोस्तों से, मैं खुद 2 साल से जयपुर रह रहा हूँ, तो राजस्थान के हर ज़िले से यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, काम की तलाश में आ रहे हैं। तो वही एकमात्र यहाँ का सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि है। प्राइमेट सिटी और रैंक साइज रूल में क्या डिफरेंस है? सर प्राइमेट सिटी डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर सिटीज़। रैंक साइज रूल जो कि GK जिफ ने दिया था, उनके हिसाब से फर्स्ट रैंकिंग सिटी की पॉपुलेशन सेकंड रैंकिंग सिटी से 2 गुनी होती है और वैसे फिर ये क्रम चलता रहता है कि सेकंड रैंकिंग की हाफ हो जाएगी, थर्ड रैंकिंग की 1/3 हो जाएगी, इस तरह से चलता रहता है। क्या इसकी कोई एप्लीकेबिलिटी इंडिया में है? सर इंडिया में प्राइमेट सिटी की एप्लीकेबिलिटी रीजनल लेवल पे है, वहीं रैंक साइज रूल की कोई खास एप्लीकेबिलिटी नहीं है। लेकिन कुछ शहरों में, जैसे कुछ राज्यों में, जैसे जम्मू कश्मीर में ऊपर की 3 शहर जो हैं उनमें रैंक साइज रूल देखने को मिलता है। साथ ही जयपुर और जोधपुर में भी रैंक साइज रूल देखने को मिलता है। प्राइमेट सिटी के बारे में कहते हैं कि उसका ज़्यादा विकास वहाँ पे होता है जहाँ पर कि छोटा सा कोई क्षेत्र हो,
छोटा सा रीजन हो, छोटा सा देश हो, जी सर। ताकि वो सारे रिसोर्सेज इंटेलिजेंसिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। लेकिन राजस्थान तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सर प्राइमेट सिटी के पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जिसमें ये जो आपने जो जिस फैक्टर का जिक्र किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन उसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। जैसे कॉलोनियल हिस्ट्री अगर किसी देश की रही हो तो जो कॉलोनियल सिटीज़ होती हैं या एंशियंट टाउन्स होते हैं उनको भी प्रोमिनेंस मिलता है, वो भी बन सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी सिटी को ग्रोथ पोल या एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के रूप में विकसित किया जाता है तो वो भी इन कोर्स ऑफ टाइम प्राइमेट सिटी बन सकता है। हालांकि ज्योग्राफिकल फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप मुझे ये बताएं कि वर्तमान में जयपुर की जो प्लानिंग है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे हम जब जयपुर बसाया गया था हिस्ट्री में उससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं और उससे क्या प्रेरणा ले सकते हैं। मैम जो जयपुर ऐतिहासिक रूप से जो बसाया गया था वो ग्रिड वाले पैटर्न पे बसाया गया था, जैसा सिंधु घाटी सभ्यता में हमें प्लानिंग देखने को मिलती है, वो काफ़ी सही था। लेकिन उसके बाद जिस हिसाब से जयपुर की ग्रोथ हुई है बहुत तेज़ी से, अनप्लान्ड तरीके से जो है अर्बन स्प्रॉल हुआ है जयपुर का, इस वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और इसका सबसे जो बेहतरीन उदाहरण है पुअर प्लानिंग का वो है जयपुर मेट्रो, जो कि अभी तक उन रूट्स पर चल रही है जहाँ पे भीड़ उतनी नहीं है, जिसकी वजह से वो घाटे में भी चलती है। इसके साथ साथ ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ गई है। साथ ही जो ड्रेनेज सिस्टम है जयपुर का, द्रव्यवती नदी है जो कि धीरे धीरे अमानी शाह नाले में तब्दील हो गई थी, वो भी उसमें भी समस्याएं आने लगी, क्योंकि नदी के किनारे शहर बसने लगा, बढ़ने लगा। परकोटे के बाहर जब शहर की ग्रोथ हुई तो वो थी हफाजार्ड मैनर के अंदर हुई थी। और मुझे लगता है कि जो सेक्टोरल अप्रोच है, जैसे नोएडा बन रहा है, चंडीगढ़ बना है, वो पुराने उस वक्त के हिसाब से जैसा ऐतिहासिक जयपुर बताया गया था, तो उससे हम सीख सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि जो अपनी सीमेंट या इस तरीके का मटेरियल होता है और एक एम सैंड होती है, दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों में से इफेक्टिव कौन सा है? मैम सीमेंट तो एक बाइंडिंग मटेरियल है, एम सैंड सीमेंट के साथ यूज़ करके उसको असिस्ट कर सकता है। एम सैंड जब स्टोन को क्रश किया जाता है तो उससे निकलता है, उसके साथ साथ जो एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, जबकि सीमेंट तो केमिकली ही एक डिफरेंट कॉम्पोजिशन होता है उसका पूरा। तो हम जो एम सैंड नीति लेकर आते हैं या पहले लाई गई है, क्यों ऐसा हमें करना पड़ा? मैम क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर इंडिया का काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके चलते सैंड की डिमांड काफ़ी बढ़ती है। और सैंड का अभी जो प्राइमरी सोर्स है वो सैंड माइनिंग जो रिवर बेड्स वगैरह से होती है उससे आ रही है, और उसके बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, जिसके चलते एम सैंड पॉलिसी लाई गई। और ये एक तरह से देखा जाए तो जो एम सैंड थी वो वेस्ट जाती, उसको यूज़ करने का भी बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा ये बताइए ग्राफीन क्या है? मैम ग्राफीन एक नैनो मटेरियल है जो सिंगल एटम थिक कार्बन लेयर से बनता है, जिसमें हेक्सागोनल पैटर्न होता है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, और ये इसको फोल्ड करके कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई जाती है। क्या इससे एंटीना भी बन सकता है? मैम इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ। अच्छा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? मैम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जब किसी मटेरियल पर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो उसमें स्ट्रेन आती है, जिसकी वजह से उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है सेंटर्स के बीच में, जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। या फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए तो उसमें स्ट्रेस या स्ट्रेन उत्पन्न होती है, इसको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। नैनोमीटर की जो मतलब मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना आता है? मैम 10⁻⁹ मीटर नैनोमीटर का होता है। अच्छा ये बताइए कि आपने मटेरियल साइंस में इंजीनियरिंग की है और इसका फ़ायदा प्रशासन में कैसे लेंगे? मैम मटेरियल्स का अभी देखा जाए तो प्रैक्टिकली काफ़ी यूज़ है प्रशासन में। डायरेक्टली प्रशासन में अगर यूज़ ना हो तो अभी जिस तरह का टेक्नोलॉजी जिस तरह से इमर्ज हो रही है, जिस तरह से अगर देखा जाए टेक्निकल टेक्सटाइल्स आ रहे हैं और उसके अलावा कार्बन नैनो ट्यूब वगैरह के एप्लीकेशंस बढ़ रहे हैं, नैनो मटेरियल्स के एप्लीकेशंस बढ़ रहे हैं, तो प्रशासन कहीं ना कहीं वो टेक्निकल माइंडसेट एक प्रशासक के दिमाग में होना चाहिए। तो वो चीज़ें मटेरियल साइंस में मैंने सीखी हैं, उस तरह का एप्टीट्यूड मैंने गेन किया है। ये बात सही है कि मैं डायरेक्टली जो अपना कोर नॉलेज है उसको पूरी तरह से अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन वो एप्टीट्यूड और वो माइंडसेट मैं कहीं ना कहीं यूज़ कर सकता हूँ। दीपक जी, भारत में मॉनसून प्रकार की जलवायु है। जी सर। ये मॉनसून होता क्या है सच में? सर मॉनसून अगर सिंपल टर्म्स में डेफिनेशन देखी जाए तो इज़ कॉल्ड एज सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, सिंपल टर्म्स में देखा जाता। तो जो इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून है वो ऐसा कहा जाता है, बहुत सारी थ्योरीज है हालांकि इसके पीछे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो ट्रॉपिकल इक्वेटर को पार करके जो साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं वो आती हैं और वो वेस्ट की तरफ हो जाती हैं, और इसी को साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि एल नीनो इसे बहुत इफेक्ट करता है। जी सर। एल नीनो का कैसे रिलेशन बनाएंगे भारतीय मॉनसून का, और ये एल नीनो है कहाँ पर? सर एल नीनो
वैसे तो पेरू की जो कोस्ट होती है, साउथ अमेरिका की जो कोस्ट है पैसिफिक में, वहाँ पे वार्म वाटर जब एक्यूमुलेट होने लगता है तो वहाँ पे लो प्रेशर शेल बन जाता है, या फिर यूँ कहें कि जो वहाँ पे हाई प्रेशर शेल होता है ऑलरेडी, जो कोल्ड वाटर यूज होता है वो वीक होने लगता है। और ऐसा कहा जाता है कि वो मानसूनल विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे वो भारतीय उपमहाद्वीप तक नहीं पहुँच पाती हैं। इतना दूर का इफेक्ट भारत पे पड़ता होगा ऐसा आप समझते हैं? सर मैं भी ये इस बारे में बहुत सोचता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है वो ये है कि काफ़ी, एक तो वो दिसंबर में होता है लगभग, उसके बाद यहाँ पे मई में मानसून आता है, तो ये चीज़ें मैंने कोशिश की हैं फाइंड आउट करने की, लेकिन इस पे अभी तक मैंने जहाँ सोचा खोजा है वहाँ पे भी कोई मेरे को संतुष्टिजनक आंसर नहीं मिला नहीं है सर। आपके अध्ययन से संबंधित अगर कुछ पूछूं, पृथ्वी भी हमारी एक चुंबकीय गोला है, यानी चुंबकत्व है इसमें। पृथ्वी में चुंबकत्व कैसे उत्पन्न हुआ? सर पृथ्वी की जो कोर है उसमें निकल एंड आयरन है, और जो आउटर कोर है वो मोल्टन स्टेट में है। तो जब पृथ्वी घूमती है तो जो मोल्टन पार्ट है कोर का, वहाँ पे चूंकि आयरन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो डायनेमो इफेक्ट की तरह वहाँ पे काम होता है, जिसकी वजह से चुंबकत्व उत्पन्न होता है। अच्छा, इस घूमने से ही एक और बल उत्पन्न होता है जो सरफेस पे विंड्स के लिए काम करता है। सर कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स के साथ साथ एक बायस बेल्ट नियम भी है, वो कैसे काम करता है? सॉरी सर, इसको मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अरावली जो माउंटेन है, पर्वत है, वो राजस्थान को 2 जलवायु प्रदेशों में विभाजित करता है। अरावली का इसमें क्या योगदान है और कैसे योगदान है? सर साउथ वेस्ट मानसून की जो विंड्स राजस्थान में प्रवेश करती हैं, तो अरब सागर से जो विंड्स आती हैं मानसून की, अरावली उनके पैरेलल रहता है, तो वो पैरेलल निकल जाती हैं, कोई ओरोग्राफिक बैरियर क्रिएट नहीं होता है, एक्सेप्ट जो सदर्न पार्ट है राजस्थान का, जहाँ पे अच्छी खासी बरसात होती है। बाकी फिर नॉर्थ ईस्ट से जो दूसरी ब्रांच आती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, उसके लिए अरावली ईस्ट वाले राजस्थान के लिए बैरियर क्रिएट करता है और वहाँ पे बरसात होती है, जबकि वेस्ट की तरफ जो है रेन शेडो इफेक्ट आ जाता है। इस वजह से वेस्टर्न राजस्थान मुख्यतः एरिड या सेमी एरिड रह जाता है, जबकि ईस्टर्न राजस्थान में थोड़ी बहुत बरसात होती है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। एक बड़ी समस्या वहाँ पे सेम की समस्या है, जल भराव की समस्या। जल भराव की समस्या का मूल कारण क्या मानते हैं आप वहाँ पर? सॉरी सर, मैं कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा। जैसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि नहरें तो पंजाब में भी हैं। जी सर। पंजाब में भी उसी तरीके से सिंचाई होती होगी जैसे पश्चिमी राजस्थान में होती है। पश्चिमी राजस्थान में सेम की समस्या, जो जल भराव की समस्या है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम, वो क्यों क्रिएट हुई? सर एक तो इसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि वहाँ पे जो क्लाइमेट है पश्चिमी राजस्थान का, वो एरिड क्लाइमेट है, और वहाँ अगर इरिगेशन में अपन एक्सेसिव इरिगेशन कर रहे हैं, फ्लड इरिगेशन अपन यूज़ कर रहे हैं अगर, तो उससे क्या होता है सर कि कैपिलरी एक्शन होता है और सॉल्ट्स ऊपर की तरफ आते हैं और वो जल भराव के माध्यम से सतह पर जम जाते हैं, जिससे सोइल जो है उसमें सैलिनिटी बढ़ जाती है। अच्छा, आजकल एक मुद्दा उठा हुआ है जलवायु आधारित कृषि। जी सर। यानी एग्रीकल्चर वो की जाए जो क्लाइमेट बेस्ड हो। पंजाब में हमें राइस क्रिएट करने, मतलब प्रोड्यूस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? सर पंजाब के लिए एक कहावत है कि सरसों दा साग मक्के दी रोटी, तो एग्रो इकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो राइस वहाँ पे सूटेबल नहीं था, लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन के चलते वहाँ पे राइस बेल्ट का डिफिजन हुआ। सेकंड, क्यों नहीं था सूटेबल? सर राइस के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है, लेकिन पानी तो है वहाँ पे, कोई समस्या नहीं है। सर एक तो मेन दिक्कत यह है कि जो जिन एरियाज़ में राइस होता है वो मेनली वो ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर मोस्टली गर्मी का वातावरण रहता है, लेकिन पंजाब और हरियाणा या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो इंडिया के प्लेन्स के हैं, वहाँ पे अगर अपन एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशंस देखें तो सर्दी भी बहुत अच्छी पड़ती है, इसी वजह से वहाँ पे गेहूँ भी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। राजस्थान में अभी जो न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए थे और काफ़ी इस डिस्ट्रिक्ट का विड्रॉल हो रहा है, तो क्यों ज़रूरी है छोटे और स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स का होना? सर छोटे और स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स का सबसे पहला एक तो जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ईज़ हो जाता है, सबसे इफ़ेक्टिव जो बोला जाता है तरीका, कि प्रशासन में थोड़ी आसानी हो जाती है। उसके पश्चात अगर राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में विशेष रूप से देखा जाए तो राजस्थान की जो साइज़ है उसके हिसाब से अगर दूसरे राज्यों को कंपेयर किया जाए, जैसे उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, तो उनमें 50 से ऊपर ज़िले थे। इस चीज़ को देखते हुए राजस्थान में और ज़िले बनाए गए। तो जब आप छोटे डिस्ट्रिक्ट्स बनाते हैं तो क्या इस बात की गारंटी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ेगी और इसका फ़ायदा जनता को पहुंचेगा? सर गारंटी तो पूरी तरह से नहीं हो सकती, लेकिन अगर उस चीज़ को
वेल थॉट ऑफ तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, या फिर डिस्ट्रिक्ट्स इस हिसाब से कार्व आउट किए जाएं कि वो इस पर्पज़ को सॉल्व कर सकते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ईज बढ़ तो सकता है। अभी जो किए गए थे डिस्ट्रिक्ट्स को जो बनाए गए थे, क्या वो इसी तरीके से ठीक सोच समझ के बनाया गया था? सर उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वो बाद में रिव्यू किए गए और उसके बाद उनको अबोलिश कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स इस तरह से बनाए गए थे जो एक हो सकता है पॉलिटिकल पर्पज़ को सर्व कर रहे हो, लेकिन बाद में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने रिव्यू करके उनको अबोलिश कर दिया। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कैसे बनती है? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम सर ये सीजनल जेट स्ट्रीम्स होती हैं। तो ये जब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस ITCZ जब नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता है मानसून के दौरान, तो जो हेडले सेल है वो उसका रिवर्सल हो जाता है और इस वजह से इंडियन पेनिनसुला पे एक ईस्टर्ली जेट एस्टैब्लिश होती है जिसको ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट बोलते हैं। आप श्योर हैं? बिल्कुल सर एज फार एज आई नो, बाकी सर मैंने 2022 के बाद पढ़ा नहीं है ऑप्शनल अपना। ये तो जनरल स्टडीज़ की बात। सॉरी सर। ठीक है दीपक, आप बैठिए, कॉल करते हैं। थैंक यू मैम। बैठिए। आपकी जो वक्ता शैली है वो अच्छी है, आत्मविश्वास आप में अच्छा है, जो भाषा पर नियंत्रण है वो भी अच्छा है। हालांकि यदा कदा आप अंग्रेजी के शब्दों का ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। कोई हर्ज नहीं है, अब कोई हर्ज नहीं है, एक कॉमन लैंग्वेज रखिए, लेकिन इतने ज़्यादा ना हो जितने आपके आते हैं। दूसरी बात कि जब आप सामान्य सी बातों को सामान्य विषय पर सामान्य लोगों से बोल रहे हैं, तो बोर्ड से ये इस बात की अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो आपका प्राइमेट सिटी समझे, वो रैंक साइज रूल समझे। आप सामान्य लहजे में जब आप बोल रहे हैं किसी चीज़ को, तो आप उसको बिल्कुल सामान्य रखें ताकि वो बोर्ड को आसानी से समझ में आए कि बंदा क्या कहना चाह रहा है। दूसरी बात यह कि जब कोई बात सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो कुछ विषयों पर आप बिल्कुल निश्चित नहीं है कि हाँ इसका ये ऐसा ही आंसर है। तो अगर ऐसा है तो आप सोचने का समय ले लीजिए, आप सोच लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आप इस पर ठीक से नहीं बोल पाएंगे, तो सिंपली से सॉरी। इंस्टेड कि आप फिर उस पर आप बोल रहे हैं और जब बोर्ड संतुष्ट नहीं और आपसे कह रहा है कि ना कुछ गड़बड़ है, तो कह रहे हैं सॉरी बहुत दिन से नहीं पढ़ा। तो फिर आप क्या करना चाह रहे हैं? अगर बोर्ड उसके बारे में निश्चित ना हो कि उसका उत्तर ये सही नहीं है, तो फिर तो आप उसको बेफूल करते हुए दिखते हैं। इस चीज़ पर आपको सोचने की ज़रूरत है। बाकी अगर आप इसको ठीक कर लेते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ नहीं आ रहा है, नहीं तयशुदा है, आप वहाँ रुक जाइए, ठीक ना। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। जो आपको आता है वो आपको अच्छा आता है, जो आप बोल रहे हैं वो आप अच्छा बोल रहे हैं, ठीक ना। आपकी जो एक्सप्लेनेशन है 2016 से 2025 तक की, वो भी आपकी अच्छी है, तो बोर्ड आपसे संतुष्ट रहेगा, ठीक ना। अब आप ही की गलती अगर हुई तो बोर्ड आपको कम नंबर देगा, और वो गलती आप ऐसे ही कर सकते हैं। सर मैंने जब मेरा पिछली बार RPSC में इंटरव्यू था, तो मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ग्रिल किया गया था कि जैसे सपोज आपने एग्जैक्टली मुझे यही बोला गया था कि सपोज आपने तो वेल्डिंग करना सीखा होगा और आपको DSP बना दिया, आप वेल्डिंग का कैसे इस्तेमाल करोगे। तो फिर मुझे लगा कि ये तो डिफेंड भी नहीं कर सकता इस चीज़ को, तो मैं तो उन चीज़ों से मैं मतलब कैसे ओवरकम करूं। जैसे जनरली बोर्ड 1-2 सवालों में संतुष्ट हो जाता है कि ठीक है बता दिया, लेकिन वो कोर में बहुत घुस के कि उसको आप एग्जैक्टली कैसे अप्लाई करोगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इन चीज़ों पे मैं इस बार थोड़ा सोच रहा हूँ कि इन चीज़ों को कैसे फाइंड आउट करूँ। सबसे बड़ी समस्या में मेरे को ये लगता है। आपने जो आंसर दिया दैट वाज सेटिस्फाइंग है ना। अगर वो ऐसा पूछते हैं तो आप ये जस्टिफाई मत करो कि वेल्डिंग मैं उसमें यूज़ कर लूँगा। उसके पीछे का जो साइंस है, उसके पीछे आप जो लॉजिक लगा रहे हो कि वेल्डिंग मतलब वेल्डिंग तो एक एग्जांपल हुआ या कुछ भी जो है, उसके पीछे क्या आपका पर्पस है, वही पर्पस आप उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं ना आपको वेल्डिंग करनी पड़े या कुछ करना पड़े। मटेरियल साइंस का भी डायरेक्ट यूज़ तो है नहीं, जैसा कि आपने कहा। उन्होंने एक्चुअली मुझे यही बोला था, मुझे ये बोला था कि आप तो ब्रेन इन ड्रेन हो रहे हो, ये सब चीज़ें। तो ग्रिल करने का हो सकता है एक तरीका हो, लेकिन फिर भी बस आप प्रेशर में बताइएगा। वो तो मैम ठीक है। जब आप पुलिस सर्विसेज में आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आते हैं, तो इन सर्विसेज में आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई भी विषय दिया गया है और तुरंत आप उस पर कोई निर्णय लेते हैं। आप उस विषय को ठीक से समझते हैं, आप देखते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप समझते हैं कि आपकी किसी भी कार्यवाही का समाज पर, अपराधियों पर किस प्रकार का असर पड़ेगा।
जब आप वेल्डिंग या ऐसी कोई यांत्रिकी से संबंधित कोई कार्यवाही करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने उठाया, आपने वेल्डिंग शुरू कर दी। आप देखते हैं कि वो मटेरियल कैसा है, इस मटेरियल पे किस तरीके से काम करना चाहिए। तो इट इज़ ऑल अबाउट अप्रोच, इट इज़ नॉट अबाउट द मटेरियल और द एक्ट यू आर परफॉर्मिंग ओवर देयर, है ना। तो शांत दिमाग से ऐसे सवाल आपको सिर्फ विचलित करने के लिए पूछे जाते हैं, है ना। आपको विचलित नहीं होना है। जी सर। और जो भी आपने उत्तर दिया, अगर वो कहते हैं कि ना ना बिल्कुल सही नहीं है, ठीक, तो कोई हर्ज नहीं है कि जब आप उसमें बोले कि सॉरी सर, अब मेरी समझ अभी तक यहीं कहती है। और जो सवाल नहीं आता है, जैसे अभी सर ने आपसे पूछा, आप अनकंफर्टेबल थे, जी सर। आपने एल नीनो को अच्छा ये भी कह दिया कि सर मैं 3 साल से सोच रहा हूँ। ये सवाल ऐसा मुश्किल सवाल नहीं था। अगर आप नहीं सोच पाए हैं तो कोई बात नहीं है, आप पहले ही अटेम्प्ट मत लीजिए, ठीक। आप जब ये कह दे रहे हैं कि मेरा ऑप्शनल था, ये क्यों बोला आपने? हाँ सर, मैं ये पूछना भी चाह रहा था, मैं जैसे अपना यूपीएससी वाला फिर बैकग्राउंड देखिए बताऊं या क्यों फिर बैकग्राउंड बताऊं, जब तक बोर्ड आपको पूछ नहीं रहा। आप जितना ज़्यादा अपने आप को ऑफर करेंगे, बोर्ड के पास पूछने का दायरा बढ़ता चला जाएगा। आप जब RAS का एग्ज़ाम देने के लिए आप आए हैं, तो आप RAS पे मन बना के अपनी बात करिए ना, ठीक ना। तो अपने उत्तरों में भी हाँ, जब ये पूछा, अगर ये पूछ लिया जाए कि आप क्या कर रहे थे तो ठीक है बता दिया। अब उसने अगर पूछा कि क्या ऑप्शनल थे तो आप बताइए। आप खुद ही बता रहे हैं, ऑप्शनल कह रहे हैं, 3 मेंस लिखा है कह रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं कि एल नीनो का कैसे यहाँ पहुँच जाता है सर, इतनी दूर है सर, 3 साल से सोच रहा हूँ सर। ये सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टिव स्टेटमेंट्स है ना। तो इस चीज़ों पे थोड़ा सा संयम रखिए। कपड़े आपके ऐसे ही हैं? जी सर, एक और ड्रेस है, 2 है। एक और है, ठीक। अगर कोई चेंज सजेस्ट करना नहीं चाहें नहीं, बढ़िया है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।